गुड इवनिंग बेटा। Now there are the trends in modern periodic table. So atomic size. Atomic size increases down the group. एटॉमिक साइज का हो गया। एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी ग्रुप में नीचे चलने पे बढ़ता चला जाएगा। आइए प्लीज। वाई ये क्वेश्चन बनता है कि एटॉमिक साइज नीचे चलने पर बढ़ता जाता है तो क्यों होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नाउ on moving down the group, क्या क्या चीजें होती हैं? So on moving down the group, सबसे पहले क्या होता है? अगर मान लीजिए आप हीलियम से लिथियम गए या लिथियम से सोडियम, तो क्या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती? एक एक बढ़ती चली जाएगी। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ये होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है सेंटर में प्रोटॉन, वो बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बढ़ जाते हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर इंक्रीजेस, क्योंकि नीचे चलने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता ही जा रहा है तो प्रोटॉन ही तो बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज जो शील्डिंग इफेक्ट है, क्या डू यू नो शील्डिंग इफेक्ट की नहीं जानते हो? अच्छा ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, वो हम बता दें। तो तीसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस है क्या सर? बता दें। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, तीन चीजें होती हैं। अब हमें इससे डिटरमाइन करना है, वाई का आंसर देना है। तीन चीजें क्या क्या होती हैं जरा देखो। ये न्यूक्लियस है, अच्छा, और इसके चारों तरफ बहुत सारे शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम यहाँ टीवी लगा है, ये बैठे, यश बैठे हैं, फिर ये बैठे, फिर वो, उनके लिए शील्डिंग है, वो इधर उधर देखेंगे कि नहीं? दैट मीन्स जो पीछे वाला है, जो इस ऑर्बिट का, उसको क्या न्यूक्लियस को देखने का सुख मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या शील्ड का काम कर रहे हैं, ढाल का काम। शील्ड जानते हो, तलवार पड़े तो शील्ड से रोक लो। अदरवाइज आर दे वर्किंग एज ए स्क्रीन? भाई अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊं तो स्क्रीन नहीं हो गया, आप देख ही नहीं पाओगे। सो इस तरीके से द इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस चीज को क्या कहते हैं?
शील्डिंग इफेक्ट। हाँ सर वो सर मतलब आपने ऐसे बोला कि वो मतलब जो सेकंड शेल वाले वो थर्ड शेल वाले को देख ही देंगे सर, पर इलेक्ट्रॉन सर हमेशा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग होता रहता है। तो इसमें क्या होगा कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उनका जो कूलम्बियन रिपल्शन है, जो सेंटर है, सेंटर के प्रोटॉन इसे अट्रैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन ये इसे क्या करेंगे कि तुम भागो, इस पे रिपल्शन भी तो इनकी वजह से पड़ेगा। सो देयर इज इनर शेल है, तो अगर भीड़ लगी हुई है तो जो पीछे बैठा उसे नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से द रिपल्शन फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। सेकंड पॉइंट भी अभी समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड देयर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे, लिथियम में कितना न्यूक्लियर चार्ज है? 3 प्रोटॉन का है। और नीचे चलो सोडियम में, तो वो कितने प्रोटॉन का है? तो ये क्या बढ़ रहा है नीचे? क्या प्रोटॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं? सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर में जो चार्ज है, एक होता है न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? चार्ज तो प्रोटॉन का ही होता है। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है नीचे चलने पर। और तीसरी चीज क्या बताई? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। आपने कहा सर न्यूट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो प्रोटॉन बन जाता होगा, लेकिन वो फिर किसी और पे बैठ जाएगा, रहेंगे तो उतने ही प्रोटॉन। नाउ व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, द इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेल्ट बाय इनर शेल्स electron repel outermost electron, so it does not get the full attraction of nucleus. थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो कौन भागेगा? सबसे पीछे वाला कहेगा भागो, यहाँ तो 4 लोग भीड़ लगाए खड़े हैं, यहाँ क्या टीवी देखना। ये भागेगा? नहीं भागेगा। कौन भागता है? क्या इनर वाला भागेगा कि बाहर वाला? वो इधर उधर करके देख रहा है, उसे मिल ही नहीं रहा न्यूक्लियस। सो इस तरीके से वही भागेगा आउटर मोस्ट, वही तो वैलेंस शेल है। नहीं तो उसे क्या जरूरत है कॉम्बिनेशन करने? ठीक है कि नहीं? वो और किसी से कॉम्बिनेशन कर लेता, कहता तुम नहीं दोगे मैं दूसरे कैसे ले लूंगा अट्रैक्शन, थोड़ा तुम अट्रैक्ट करो, थोड़ा वो अट्रैक्ट करो। उससे क्या होता है कि उससे समझ आई बात कि नहीं? टग ऑफ वार क्या है? एक रस्सी है, 4 लोग इधर से खींचे, 4 लोग उधर से, तो जो बीच की रस्सी है उसकी मजबूती पर वो इट इज हेल्ड बाय कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है। मजाल है कि बीच में अगर रसगुल्ला रखा तो तुम खा लो कि हम खा लो, वो कभी नहीं खत्म होगा। समझ आई बात नहीं? कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय 2 ऑफ द न्यूक्लियर। होता है कि नहीं? सर पर आपने तो बोला था कि सर जो सर जिस पर मतलब 4 होता है वो खींच लेता है तो सर पोलर बॉन्ड बना लेते हैं, आपने कहा था। पोलर बॉन्ड में जैसे कोवैलेंट बॉन्ड्स आप समझते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे CO2 हवा में चला जाए, बर्फ बना ले, ड्राई आइस बना ले, कुछ बना ले, CO2 नहीं टूटेगा, क्योंकि C और O के बीच कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। और बाकी बॉन्डर वाली सब टूट जाएगा। NaCl को रख दो आग में, सारी क्लोरीन गैस निकल जाएगी, थोड़ी उसमें रह भी जाएगी, पीला पड़ जाएगा, और बाकी सोडियम बचेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो आयनिक बॉन्ड सब टूट जाते हैं, कौन नहीं टूटता? कोवैलेंट। पानी को तुम ओवन में रख दो, डेसिकेटर में रख दो, और भी उससे बड़ा कोई चीज है जो आपके यहाँ स्टेरिलाइजर में रख दो, लेकिन मजाल है 2000 डिग्री पर भी वो पिघल जाएगा, लेकिन एक कोई बॉन्ड H2O का टूटेगा नहीं। कोवैलेंट में ये चीज होती है। तो इस तरीके से यहां पर मैं बात बता रहा हूं कि द इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is called shielding effect, and that is why the outermost electron is loosely bounded electron. सर एक बार फिर से देखो, the inner cell electron repel outermost electron, so the net repulsion felt by outermost electron from inner electrons is called, उसे क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन, या उसे स्क्रीन भी कह दो, जैसे कभी कभी कंप्यूटर के मॉनिटर पे आप लोग स्क्रीन लगा लेते हो ना, सो इट इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
अब एक चीज ये बताइए ईशान की, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? तो बढ़ेगा, क्योंकि अब 7 शेल्स हो जाएंगी। अब 7 रो में इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर जो 7th वाले को है इतनी भीड़ का सामना करे तब न्यूक्लियस को लेके तो बढ़ेगा कि नहीं? तो इस तरीके से तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतनी लूजली बॉन्डेड है, फ्रांक्शन कहता है ऐसे ही छोड़ दो, कोई दूर से आ रहा है ऐसे ही छोड़ देता है, आग लग जाती है फ्रांक्शन में, देखा समझ में आई बात की नहीं? इसीलिए इतना एक्टिव है। इतना रिपल्सन होगा तो क्या अट्रैक्ट करे? एक तो दूर होता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पे भी फोर्स कम होता है, ग्रेविटी में भी देखा है यही चीज, कोलंबिया ने अट्रैक्शन फोर्स में वो दूर हो गया और साथ में ये चीज हो गई, ठीक है। अब जरा देखिए कि ये बात प्रांजल समझ में आ गई कि क्यों ये बढ़ता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ये बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो बढ़ेगा। अब जरा देखो कि नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब जरा देखो कि क्या ऐसी चीज है जो रेडियस को छोटा करना चाहती है और क्या ऐसी चीजें देखो आपने 9th में बोर एंड बरी प्रिंसिपल पे क्या पढ़ा? अब आपके माइंड में ये बात आ रही है कि जो एटॉमिक रेडियस है, ये देखो जस्ट 1 मिनट आप देख लें फिर उसके बाद आपको उत्तर है। कोई इशू है ना? ये डिस्टर्ब करता है नहीं? किसी का कैरियर खराब करना। एक इतना अच्छा पढ़ रहा है लड़का, पीछे से गलत है ना? वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ट्राई कर रहा है, वो भी तो देखो आप, वो जो कर रहा है, लेकिन अब तो थोड़ा कंट्रोल करो, हंसो मत ना उस पर, फिर वो कैसे कंसंट्रेट करेगा? अब देखो ना, एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट्स, atomic radii of element. According to Wikipedia, the atomic radius of a chemical element is a measure of the size of its atoms, usually the mean or typical distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding shells of electrons. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस से नीचे बढ़ता चला जा रहा है, और अगर ऐसे देखें फर्स्ट और सेकंड देखो, ज्यादा मत देखो, तो जो फर्स्ट है क्या वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है? बोलो, सेकंड में भी धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। सर ये लास्ट में इनर्ट गैस जो है वो तो बड़ी है भाई। आप डी ब्लॉक में जो बीच वाले इनको मत देखो, ये सारे मोती 15% के वेरिएशन में है, मतलब इनमें रेडियस का जो डिफरेंस है ना, मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम रेडियस में सिर्फ 15% कर रहे हैं बीच में 3 से 12 तक। और अगर एक ही तरीके की ईंटें हों तो क्या उनसे मकान बनाया जा सकता है? और एक बहुत बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर तब तो नहीं बनेगा, गिर जाएगा। लेकिन इनसे मिला के अगर एक साथ बनाओगे तो क्या एलॉय बन जाएगा? यस सर। तो क्या ये अगर 3 से लेकर 12 तक आपस में किसी को भी किसी से मिक्स करो तो क्या एलॉय बन सकता है? यस सर। क्या इन 40 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से लाखों एलॉय बन सकते हैं? और क्या इसीलिए रशिया अपने एयरक्राफ्ट का जो मटेरियल है जो कि इतना रोबस्ट है, हमको वो फार्मूला नहीं दे रहा? अब इतने तरीके के मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन दे ही नहीं रहा फार्मूला। हम कह रहे हैं हम हर चीज देने को तैयार है, हमारे पास इंजन का है, क्रायोजेनिक इंजन का है, सब कुछ है, बनाया हुआ है, लेकिन मटेरियल नहीं मिल पा रहा उसे लाएगा कि वो क्या यूज करता है। कह रहा वो सीक्रेट फार्मूला नहीं देंगे, हमसे खरीदते रहो। तो आप ये जान लीजिए ये सब क्यों एलॉय बना रहे हैं। वो हम खरीद लें उनसे, पर खरीद लेंगे तो उनको अपने साइंटिस्ट को बोल देंगे देखो कौन सा, ऐसे नहीं होगा। तो वो फार्मूला नहीं दे रहा है ना, कह रहा हमसे खरीदो, जिंदगी खरीदा उसी मटेरियल को दे मैथमेटिकली में वो नहीं निकाल पा रहे हैं, उनसे वो एलॉय अलग से डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे कि उसमें क्या क्या है। अगर वो पता कर लें तो फिर वही रोबस्ट, सबसे ज्यादा रोबस्ट होगा रशिया। तो नोबेल गैस में बड़ी कीमत है। नोबेल गैस में वान डेर वाल्स रेडियस कंसीडर किया जाता है। वान डेर वाल्स ये अभी हम बता देंगे, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस,
और साथ में वो मेटेलिक। तो वॉन्डरबॉल फोर्स थी ना। तीनों हम बता देंगे, अभी रेडियस बता देंगे। इनका भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि कल हम लोगों ने ये नहीं किया था, बात करके वही छोड़ दी थी कि रेडियस के भी 3 मीटर। अभी इधर देखो, इतनी बात समझ में आई कि डी ब्लॉक के एक जैसे हैं तो इनसे एलॉय फॉर्मेशन हो सकता है, यस सर। लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे पर रेडियस बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रहा है, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। सर ये लैक्टेनॉइड्स और जो एक्टिनॉइड्स ये सब जो है सर उनके तो सेम है जो सारे। एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में भी बहुत केमिस्ट्री है जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी। अभी आपको एफ ब्लॉक के रेडियस की चर्चा नहीं की है, ये 11th के लिए। अब देखो, आपको एक नॉर्मल जनरल टेंट बताया जा रहा है। अब जरा देखो, अब आपके दिमाग में बड़ी बात आ रही है। ये जो रेडियस आपने देखा ना, ये देखो, आप सोच रहे हैं कि दैट इज 52.9 पिकोमीटर और इंटू एन स्क्वायर। आप कहोगे कि 9th में तो ये पढ़ा था और ये कहां से आ गया, है कि नहीं ईशान? यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका कितना रेडियस है बताओ हाइड्रोजन का? ऐसा था 52.9 है पिकोमीटर, और सेकंड का कितना होगा? उससे 4 गुना बड़ा। कितना बड़ा? 1 2, क्योंकि 2 रखो यहां पे तो 4 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा। अब 3 रख दोगे तो क्या 9 गुना। अब 9 तक जाओ तो इस तरीके से, तो अगर हम नीचे चले जाएं तो 49 टाइम्स होना चाहिए। 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं अरे ये तो 49 टाइम्स नहीं है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं? जो ऊपर से नीचे चलने पे 4 गुना ही नहीं है एक से दूसरे जाने पे, हो रहा है? इट इज नॉट सो। और तीसरे वाले का 9 गुना लग रहा है क्या आपको? बहुत लिटिल चेंज हो रहा है। क्या रीजन है? इन तीनों फैक्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि इसके हिसाब से नहीं चल रहा? बात समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन के केस में था, वहां ये सब था ही नहीं। वहां ना इनर्शियल रिपल्सन था, वो तो अकेला इलेक्ट्रॉन था, खुद ही सुख पा रहा था। बोर, भाई आपको मालूम है ना बोर न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का उन्होंने दिया था, हाइड्रोजन एटम का। अब जरा देखो ये क्या काम करता है। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो क्या ये एटॉमिक साइज को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, हाँ, सर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा ही, क्योंकि सेल बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। सर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। उसी शील्डिंग इफेक्ट की बात मत करो, बताओ नंबर ऑफ सेल नीचे चलने में बढ़ते हैं, Yes. एटॉमिक साइज को ये बढ़ाना चाहेगा ना। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा सेंटर पे प्रोटॉन, तो क्या वो श्रिंक करेगा, सारे Yes, इलेक्ट्रॉन sir. को खींचेगा? Yes, sir. तो क्या ये एटॉमिक साइज को घटाएगा, Yes, sir. डिक्रीज करेगा, श्रिंक करेगा? वो बढ़ाना चाह रहा है, एक फैक्टर बढ़ाना चाह रहा है, एक फैक्टर घटाना चाह रहा है। अच्छा, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये क्या सर करता है? फैलाएगा। ये फैलाना चाहेगा। तो अब 2 फैक्टर ऐसे हैं, कौन बढ़ाना चाह रहा है, कौन घटाना चाह रहा है? घटाना कौन चाह रहा है? सर घटाना न्यूक्लियर चार्ज। यही करेक्ट है। न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं वो खींचेगा। सो इस तरीके से दैट इज ए एंड सी फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स, ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हो, साइज। और जैसा कि प्रांजल ने बोला, सर ए एंड बी होगा ना? देख लो, नंबर ऑफ सेल बढ़ी, नंबर ऑफ सेल बढ़ी तो भी बढ़ा, Yes, sir. और शील्डिंग इफेक्ट यानी उनमें प्रतिकर्षण बढ़ा तो भी बढ़ा। किसने आकर्षण बढ़ाया? सर अगर न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे 52.9 pm। ये एक सिर्फ हाइड्रोजन के लिए कि मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो दूसरे सेल में जाएगा तो 4 गुना दूरी दूर तय करके जाएगा। कॉमन वाला नहीं है मतलब? ये सिर्फ हाइड्रोजन का है जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ना हो। सर सबका अलग अलग होता है क्या? ये ओनली हाइड्रोजन का है। फिर आगे चलने पे 11th में हम दूसरी चीजें देखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन में अगले शेल में जाएगा तो 4 गुना रेडियस है उसका, एक्साइट हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने में, और अगले में जाएगा तो 9 गुना। लेकिन बाकियों में ये सब हो रहा, बाकियों में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अब जरा देखो, और एंड पी फैक्टर क्या करेगा बताओ, बताइए। पी फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिक्रीज, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा सेंटर में तो खींचेगा कि नहीं सारे इलेक्ट्रॉन, बढ़ता चला जाएगा। सो पी फैक्टर
कंट्रीब्यूट्स। सर पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रल नहीं हो जाना चाहिए। ये बात सही है। इन्होंने कहा कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन को संभालता है। अगर क्या वो 12th इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या उसे एक्सेप्ट करेगा? सर हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि मेटल है। वैसे उसे 11th इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। हम लोगों ने 9th के बाद एक दे करके 10 ले लेता है, लेकिन फिर भी कोई अगर 12th इलेक्ट्रॉन दे तो कहता है जहां 11 को संभाल लें, हम 12 को संभाल लें। हाउएवर इट इज वेरी लूजली बॉन्डेड, चल ही जाएगा, टिकेगा नहीं। बात समझ आई कि नहीं? अब अपना क्वेश्चन रखिए। सर यही था कि मतलब सर ऐसा मतलब कैसे होता है? यही बात है। तो दे आर अट्रैक्टेड, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन्स हैं वो जितने को ले पाता है उतने ऑर्बिट करते हैं। मैक्सिमम क्लाउड, द मैक्सिमम रेंज अप टू द कोलंबियन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी फेल्ट। दैट डिस्टेंस और रेंज इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस to the last electron which feels Coulombian attraction from nucleus is called atomic radius. So last electron या last shell होगा, Last occupied shell. सर तो सर जैसे आपने वो डायग्राम बनाया ना सर, ऊपर से डायग्राम बनाया ना सर, उसमें थर्ड शेल में सर जो 2 है उनको हम भूल जाते हैं। सेकंड शेल में 8 है और फर्स्ट शेल में 2 है। तो सर वो जो 2 मतलब फर्स्ट शेल में 2 है वो भी उन 8 पे थोड़ी फोर्स तो लगाएंगे। वही सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। ये दोनों तो ऐसे घेर के बैठे टीवी पे कि देखने ना दे। यही एस ब्लॉक है। अभी हम एसपीडीएफ बताएंगे तब पता चलेगा। ये बिल्कुल पास बैठ जाते हैं। ये तो 8 के लिए भी दिक्कत कर रहे हैं। अभी आगे का फैक्टर देखेंगे। ये यहाँ पर ये पी ब्लॉक वाले हैं, फिर आगे डी वाले आएंगे, वो सब हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो 2 है ना, ये बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं टीवी। सो इसका ज्यादा रिपल्शन, फिर इनका भी होगा। सर आपने वो एसपीडीएफ भाई आप ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका घर छोटा है और इसका घर बड़ा है। बड़े घर में जब ये लोग घूमेंगे, बड़ा घर हो, तो सलमान खान कभी कभी छज्जे पे दिखेगा। वो आपको रिपेल ही नहीं करेगा। और जो छोटे घर में वही घूमते रहेंगे तो तुमको रिपेल करते रहेंगे। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरीके से इनका रिपल्शन ज्यादा है, फिर इनका होगा, और फिर इस तरीके से जो भी हो, इट इज द ओवरऑल रिपल्शन फेल्ट बाई द लूजली बॉन्डेड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बी फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज की बात करो। न्यूक्लियर चार्ज रजत क्या करेगा? रेडियस को बढ़ाएगा कि कम, है ना? सो न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस लिखा है, तो न्यूक्लियर ये बी फैक्टर एक्स टुवर्ड्स डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अच्छा ये बताइए कि 2 फैक्टर मिलकर ये काम कर रहे हैं तो जीत किसकी होगी? 2 फैक्टर की, 1 फैक्टर की? 2 की। ए एंड सी आउटवेज, खदेड़ देते हैं, दे आउटवेज बी फैक्टर सर, दे डोमिनेट्स, और अल्टीमेटली 2 लोगों की जीत हुई तो बताओ क्या इंक्रीज हो जाएगा साइज? ये सर वो जो सर आपने ना 2 वाले 8 पे ज्यादा लगाएंगे सर, पर 8 और मतलब 8 और 2 ले तो 8 तो ज्यादा है, और वो भी इलेक्ट्रॉन है तो 8 को 2 पे ज्यादा लगाना चाहिए और श्रिंक होना चाहिए। इनर पे कभी नहीं लगता है, इनर पे थोड़ी ना रिपल्सन लगता है। ये इनर वाले इनको भगाएंगे, इसको भगाएगा। ये ना सोचो ये इसको भगाएगा, उल्टा नहीं इफेक्ट। सर मतलब उस पे फोर्स लगाए तो वो भी थोड़ा श्रिंक होगा शायद उस फोर्स के। वो इससे प्रॉपर्ली अट्रैक्टेड है, पूरा अट्रैक्टेड है, और फिर उसके रिपल्सन से दूसरे भागे तो भागे। बीच में वो 12 प्रोटॉनों का सुख पा रहा है। खाने की मेज तुम्हारे ठीक सामने, पुडिंग सब कुछ रखी हुई है, तुम खाओ, तुम पीछे वाले हैं वो खुद ही भाग जाएंगे। एक हाथ से ठेलो, एक हाथ से खाओ। आप क्या 12 इलेक्ट्रॉन आपको खींच रहे हैं, भला आउटर इलेक्ट्रॉन की मजाल है आपको कहीं भगा दे, और आपको रिपेल करेगा तो और ही अंदर घुसोगे। बात समझो, अगर आपको वो रिपेल करेगा तो आप और खाने के पास पहुंच गए। वो रिपल्सन थोड़ी ना कहा जाएगा। इस तरीके से बात समझ आ गई ना? तो ये है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिपेल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके की टेंडेंसी होती है। तो अगर मान लो यहां पर 11 प्रोटॉन है, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम हमने मान लिया, कहने के लिए इस पर 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे एक नेट प्रोटॉन का तो इसे हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इसको 0.9
प्रोटॉन का ही हिस्सा मिलता सर है। पॉइंट 1 कौन लिख रहा था, सेकंड शेल या फर्स्ट शेल? जो भी हो वो हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आगे पढ़ेंगे। सर नहीं समझ, यानी समझ में इस तरीके से समझो कि जो रिपल्शन है वो ज्यादा है कि अट्रैक्शन ज्यादा है, ये यहाँ क्यों टिका हुआ है? रिपल्शन सर किस वाले शेल? Attraction। आउटर वाला अट्रैक्शन ज्यादा है, वरना ये क्यों टिका है भाई? 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों टिका है? आपके घर में आपको भगाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोग प्यार भी कर रहे हैं, तो प्यार ज्यादा होगा तभी तो टिकोगे, यही बात है कि नहीं? तो इस तरीके से अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड, दो इट इज लूजली बॉन्डेड, इट हैज अ टेंडेंसी टू लीव इट, हाउएवर इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी हो, लेकिन ये बॉन्डेड है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दैट इज उसको कहते हैं, अभी हमने यहाँ न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, लेकिन आपके बुक के अगले पेज पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है। देखो उसमें भी जेड इफेक्टिव, इस न्यूक्लियर चार्ज को जेड कहते हैं, क्या कहते हैं? जेड। और एक है जेड इफेक्टिव, उसकी बात करेंगे। दैट इज अंडर शील्डिंग इफेक्ट व्हाट एवर इज द नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से समझो कि इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की उपस्थिति में भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से जितना अट्रैक्शन फील कर सके, उसके लिए 11 प्रोटॉन नहीं है, वो देख रहा है हमें तो वहां से 2 प्रोटॉन का असर मिल रहा है, बहुत सारे रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बहुत सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें कितने का फील हो रहा है? द नेट अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट बाय, कहने के लिए हो तुम्हारे पास सेंटर में 50-55, सीजियम है 55 नहीं, आउटर मोस्ट है फ्रांसियम, फ्रांसियम 0.7 का फील कर पाता है, रखे रहो 87, समझ आई बात कि नहीं? उससे कोई मतलब नहीं। नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय, ये लिखने की जरूरत है क्योंकि अभी हम इसके बाद ये टर्म यूज करेंगे जेड इफेक्ट। तो अभी आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया? सर ये 0.9 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को 0.9 प्रोटॉन जितनी फोर्स लग रही है बस। हाँ, बस इतना अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा नहीं लगा पाएगा, डोमिनेट हमेशा न्यूक्लियर चार्ज ही करेगा, लेकिन कितना करेगा? 0.6 सबसे कम है फ्रांसियम का, और सबसे गजब का है फ्लोरीन का 4.5, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.5। क्यों? फ्लोरीन है ना, वहां नहीं लिखा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है क्या उसमें? इसका फ्लोरीन का 4.10 4 अलग अलग स्केल है, मोलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल, कई तरीके के हैं, जो स्केल उसमें लिखा होगा हम आपको स्केल इसमें दिखा देंगे। हम पॉलिंग स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? एक सिंपल स्केल है, उसके बेस लिखा है पॉलिंग स्केल, हाइड्रोजन का लिखा हुआ, ठीक है। तो अब जैसे है, जो भी है थोड़ा बहुत अंतर होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा वेरिएशन होता है। अब आपके एनसीईआरटी की बुक से देख रहे हैं, तो 12th का जो डेटा है वो दे रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक कंपेरेटिव स्टडी करनी है केमिस्ट्री। अच्छा, अब आपको बात समझेंगे, एक और बात बताएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो आपने बताया ना नंबर है, ये लिख लो। न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या लिखोगे? दैट इज the net charge, positive charge contained in nucleus of an atom is called nuclear charge. देखो, nuclear charge, net positive charge contained in nucleus of atom, it is called nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज मालूम है? 1.6 into 10⁻⁹, बस वही उतने कूलम का न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गई बात? इट इज डिनोटेड बाय Z, ये Z से डिनोट होता है। अच्छा, अब Z इफेक्टिव समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? दैट इज द नेट अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट या एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंडर द स्क्रीनिंग ऑफ, स्क्रीनिंग भी उस पर लग रही है, ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन is called Z effective, effective nuclear charge, that is Z effective. It is least for francium and maximum for fluorine. It is फ्लोरीन में इतना ज्यादा जबरदस्त अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो फ्लोरीन को, मजाल है फिर छुड़ा के ले आओ उससे 9 इलेक्ट्रॉन है और 10वां दे के देखो F माइनस बना के, सारी ताकत लगाओगे निकालेगा नहीं, अट्रैक्शन है सर। वो फ्लोरीन है भी छोटा सर, हाँ बहुत तो छोटा उसी वजह से, क्योंकि इतना न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो खींचा चला जा रहा है अंदर, घुस ही जाएगा उसी में सर। पर प्रोटॉन्स तो उसमें भी उतने ही, मतलब प्रोटॉन, अब वो सब हम आगे देखेंगे कि कितनी शेल्स हैं, अभी शेल नहीं, मतलब प्रोटॉन की ऐसा तो कुछ वैरायटी होती है, वो हम आगे देखेंगे फैक्टर क्या है कैसे हैं। तो इतना हमें पता चल गया। तो इट इज मिनिमम, ये किसके लिए मिनिमम है? फॉर फ्रांशियम एंड मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन जेड इफेक्टिव की बात समझ आ गई? जेड इफेक्टिव। अब यहाँ पे देखो सर, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात क्या है? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अंडर द स्क्रीनिंग ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी यद्यपि उनके ऊपर इनर शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लग रहा हो, तब भी उन्होंने जो फील किया वो नेट चार्ज, नेट इफेक्टिव चार्ज, अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन है ना, उसी को तो कहेंगे इन स्पाइट ऑफ। अब जरा देखो तो इन दोनों में ये जीत हुई कि नहीं? दो की, शेल का बढ़ना और स्क्रीनिंग रिपल्सन का बढ़ना, ये बढ़ाना चाहते हैं और एटॉमिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कह रहा है आ जाओ पास, आ जाओ, तो थोड़ा वो घटाएगा, बाकी दो बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली जीत किसकी होगी? जो बढ़ाना चाहेगा। सो ए एंड सी फैक्टर आउटवेज, दैट मींस डोमिनेट्स, उसको दरकिनार कर देते हैं। आउटवेज का मतलब उसको किनार, बाईपास कर देते हैं। सर किसको? ए एंड सी को? ए एंड सी फैक्टर बी को। ये चाहता था कि घट जाए, लेकिन क्या घट पाया नीचे जाने पे? अब देख लो, घट नहीं रहा ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि दो फैक्टर बढ़ाना चाहते थे, एक घटाना चाहते थे, तो कौन जीता? बढ़ाने वाला जीता कि घटाने वाला? सो ए एंड सी फैक्टर, देखो अगर आउटवेज आपको दिक्कत लगे तो डोमिनेट्स लिखते हैं। ओवर बी फैक्टर एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपके में पैरामीटर्स लिखे हैं, इनको लिखने की जरूरत है। यानी अगर आप नीचे चलेंगे तो देखो एक्टिविटी 5.8 में आप पढ़ लो, इनके एटॉमिक साइज दिए गए, ठीक है। तो लीना केरप CS पर ये क्या है? एटॉमिक साइज 186, 152, ये गलत दिया है, इसमें लिथियम का छोटा होगा। लिथियम लीना के रफ CS पर, इसमें कोई एनॉमली नहीं तो है। ये है ना लीना की रब से फरियाद। हाँ ये ठीक कह रहे हैं बोल रहे हैं कि अरे वो बता रहा है इसकी नाम है। ठीक है। अब ये देखो 244, लीना के 231 पिकोमीटर, और रुबीडियम 244 पिकोमीटर, सीजियम सर लिखा था एक्टिविटी 5.8 दिखा। फ्रांशियम का वहां से देख के बता दो, एटॉमिक रेडियस नहीं लिखा? सर 400। 400। अरे एटॉमिक रेडियस, वो सारे डिटेल यहाँ दिए हैं। यहाँ पर दिख रहा है एटॉमिक रेडियस? नहीं दिया, लिखा है
तीसरे नंबर पे, तो इसका क्या हो गया 270। तो ये भी आप कर दिए क्या इनकी अब रेडियस? करना नहीं है याद इसमें कुछ। अरे यार 2.70 भी लिखा है। 270 है नहीं सर 2.70। हाँ सर 2.2 दिया है। वो ठीक है, वो पिकोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम ले लिया होगा तो हाँ, सब सर, मतलब क्या होगा कि देखता है अलग अलग होता है। हम पिकोमीटर में लिख रहे हैं। ये देखो कि ये देखो, ये फिर इससे बड़ा, ये फिर इससे बड़ा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी नीचे चलने पे क्या हो रहा है, क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है? तो ली ना सीरियस फर्क। वैसे हमें यहाँ नहीं बताना चाहिए, बट 34 पिकोमीटर हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या कहोगे हाइड्रोजन का यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो ये ऐसे, अगर यहाँ रखना चाहो तो समझ में आ गई बात? लिखा होगा वहां तो 0.7 दिख रहा है। सर वो वही एंगस्ट्रॉम में आता है। ऐसे ही नहीं है, एंगस्ट्रॉम नहीं, यही है इसकी दर, ठीक है। अच्छा अब देखो, नाउ वी हैव सीन द डाउनवर्ड ट्रेंड समझ में आ गया? Now- समझ नहीं आया। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि आपको कितना टीवी दिख रहा है, अगर पीछे बैठे हो तो इनको कितना बोर्ड दिख रहा है, हाउ मच अट्रैक्शन यू आर फीलिंग बाय न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ कुशाग्र। कुशाग्र आपके आगे की सेल में है तो सर इसीलिए आपने से बच ऊपर कर रखे हैं। हाँ? सर वो सर मैं ये बोल रहा था कि अगर जैसे मतलब जैसे प्रांतल की हाइट छोटी है, आगे उससे लंबे में खड़े थे, इसमें भी ऐसे एटम में कुछ होता है? हाँ? होता ही है, कुछ इलेक्ट्रॉन छोटे होते होंगे, कुछ बड़े, हमें क्या सर मालूम? ऐसे क्यों होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, क्या? वैरायटी थोड़ी होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, वैरायटी कुछ नहीं तो सेम होते हैं ना। हाँ। सर आपने तो हाइट सीसीएम छोटी आप बोल रहे हो। 66 हाँ, हाँ, ये। सर आपने सीसीएम पे 266 लिखा है, फिर मैं 62 बोला। 62 है, हाँ 260 नहीं दो आप 262 करो तो ये चीज है। अच्छा देखो, अभी यहाँ पर आप इस बात का डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि ये बात हमने देख लिया है कि आपके माइंड फोरहेड पे फ्राउन बन चुका है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 30 का अंतर पड़ा, और यहाँ से यहाँ आने पर 50 का अंतर पड़ा, यहाँ 13 का अंतर पड़ रहा है, और यहाँ 8 का। आप कहोगे इतनी ज्यादा एनॉमली, ये सब क्यों है सर, बताइए, व्हाई सच इरेगुलरिटीज? भाई अभी मत बात करो, अभी एक्सरसाइज आएगी तो कर लेंगे, अभी सिंपल चीज देखो, ठीक है। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये सब अभी नहीं बात करेंगे, आगे की वीडियो, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट अभी पेंडिंग है। चलो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज, नाउ वी विल सी कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। अब अलोंग पे आप देख रहे थे ना उधर, अलोंग द पीरियड में कैसे चल रहा था। सो व्हाट वाज दैट ट्रेंड, कि इसमें बनाई नहीं है, कहीं था, ये होना चाहिए, ये ना, ये सो okay, next is what is the trend of atomic radius along the period
ठीक है, along the period from left to right. स्टेट रीजन, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छा, अब हम इस रीजन में ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड क्या क्या होता होगा? सर बढ़ता है, बिजी होता है, चार्ज सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज नौ क्या क्या होता होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर और सर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, चार्ज सेम रहती है, सेल सेम रहती है ना, बस नंबर ऑफ शेल्स तो फिर में स्पिनिंग इफेक्ट तो सेम रहता है क्या? ये देखो, जैसे नीचे बढ़े थे तो पहले में क्या था बताओ? नीचे में क्या एक शेल थी, फिर 2 शेल हो गई, फिर क्या था थर्ड पीरियड में 3 शेल हो गया, फिर इस तरीके से 4, तो शेल बढ़ रही थी कि नहीं? लेकिन यहां जरा देखो, तो अगर मान लीजिए मैं लीवे बकनॉफ की बात करूं, तो इसमें जो लिथियम है इसमें सिर्फ 2 शेल है, ठीक है। सो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बताओ किसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है? ट्रांजर, इन दोनों में। ये करेक्ट कह रहे हैं जब दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन्स है तो भला किसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट? बड़ी बात कही थी, इनका पहला अखरोट बोला है। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि सर आप ये जो कह रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो तो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और दोनों में 2 ही 2 हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वही रहा ना सब में। सर जैसे मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं तो उन पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग भी तो मतलब वो जारी होगी ना सर। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 2 है, तो 2 मतलब पहले 3 पे लगा रहे थे, पहले 2 पे लगा रहे, पहले 1 पे लगा रहे। ये सही कह रहे हैं। दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स विद इन सबसेल। बहुत बड़ी बात है कि इस जो शेल है उसमें जो आपस में रिपल्सन है, बट दैट डज नॉट डोमिनेट सो मच, उसका उतना इफेक्ट नहीं होता, इनके बीच का रिपल्सन का ज्यादा होता है, ठीक है। आप इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हो ना विद इन द सेम शेल, दैट इज नॉट ए बिग फैक्टर फॉर इट। हाउएवर इनर शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ा है। सर नहीं मतलब जैसे स्क्रीनिंग में आपने बोला ना कि सर आउटर मोस्ट में जैसे 1 है और उसमें 8 है, इसमें जैसे 2 है और आउटर मोस्ट में 3 है। हाँ है, उन तीनों को ये जो सेंटर है ये बराबर बराबर अटैक करेगा कूलम्बियन फोर्स, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर तो 2 है ना। आप इनकी बात पे नहीं गौर करना है कि इन्होंने कहा है कि इनर में जब सेम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, दिस इज नो केस। अब कार्बन में देखो, तो कार्बन में क्या होगा? नाउ कार्बन में यहां पर है ऐसा, तो ये बताओ कि कुशाग्र इसमें ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि इसमें? सी में ज्यादा हो सकता है, यही चीज आप भी कहना चाहते हैं ना? हाँ सर सेम नहीं होगा सर, सेम होगा। 2 लोगों ने बोला सेम है क्योंकि अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर पर जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन होता है वही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। क्या इसमें भी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी? सर तो वो 2 इलेक्ट्रॉन चारों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जहां है वो उतना स्क्रीनिंग करेगा, जहां चला जाएगा उतनी स्क्रीनिंग करेगा। तो सर वही फिर जैसे पहले 4 थे, अब पहले उसके पहले 3 थे, तो जो 3 थे उन पे ज्यादा लगेगा। ज्यादा कम नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है ना, तो ये जितना यहाँ पे रिपेल कर रहा है ये घूम भी जाएगा तो यहाँ भी उतना ही रिपेल करेगा, जहां जाएगा उतना ही रिपेल करेगा। यानी ये तो घूम रहा है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, अब जैसे तीसरे घेरे में बहुत सारे आदमी टीवी देख रहे हैं, स्टेडियम में तीसरा घेरा है ना, तो वहां पर जो उनका देखने का वो है, तो आगे वालों से उन्हें कैमोफ्लेज मिलेगा कि हिंड्रेंस, साथ वालों थोड़ी नहीं मिलेगा। वो भी न्यूक्लियस को देखना चाहता है, वो भी न्यूक्लियस को देखना चाहता है, तो उनकी वजह से उसे ज्यादा नहीं बॉदरेशन। किसकी वजह से है? आगे जो बैठे, आगे कितने बैठे हैं उनको देखो आप ना।
समझ में आई बात? अभी क्लियर कर दिया ना, बोला जो सी में है वही ली में है। समझ आए कि नहीं? इन दोनों में ठीक है कि नहीं? क्योंकि दोनों में दो ही तो है ना इनर। तो यहाँ चीज देखिए, अब एन देखो, सप्लाई बंद कर दी था। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और इसके बाद एफ में क्या होगा? 1 2, सर आपने ऑक्सीजन का क्यों नहीं बना? ऑक्सीजन का बनाओ तो ये चीज है 1 2 3 4 5 6, और एफ का बनाओ तो 1 2 3 4 5 6 7। ये बात समझ आ गई? अब इसमें प्रांजल कह रहे सर आपने तो बड़ी बेसिक गलती कर दी। इन्होंने कहा साइज तो कम से कम छोटा कर देते। आप तो कहीं बिल्कुल रेगुलर बनाए चले जा रहे हो। बात सही है कि नहीं? बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा लिथियम बनाना था तो जरा बड़ा बना देते, बोरॉन है उससे छोटा, फिर ये फिर इसको और छोटा, और फिर कार्बन में और छोटा कर देते थोड़ा सा। हर चीज में ये बात सही बताना है। तो 1 2 3 4 यहां तक समझ में आ गई? सर लिथियम, हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ये और छोटा हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इसके बाद ऑक्सीजन में और छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आ गई? ये छोटा हो गया। तो अब दो चीजें हैं, ये मुझे बता दो प्रांजल, ए फैक्टर इसका साइज बढ़ाना चाहेगा कि बी? बोलो। सर ए बढ़ाना चाहेगा, बी से क्या होगा? तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन साइज कम होता है ना, वो कम होगा। हाँ? ए से कम होगा। कम होता चला जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। सो ड्यू टू फैक्टर ए, ड्यू टू ए फैक्टर which contributes that is atomic radii decreases along period. However, ठीक है, a constant number of shells in all the elements and same inter-electronic repulsion will make no contribution towards variation in radius. बात समझ आ गई कि नहीं? कोई चेंज नहीं करेगा। कौन दोनों चीजें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, हिस्सा नहीं लेंगी? Yes, ठीक है। However, same number of shells and similar shielding effect, similar shielding effect है कि नहीं प्रांजल? Yes sir. Will not contribute in variation of atomic, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो नीचे बढ़ेगा क्या, और इधर भी बढ़ेगा। इधर से इधर बढ़ा, लेकिन इधर से इधर बढ़ा, तो कहीं ये तो नहीं आप सोचे इधर से इधर बढ़ा हैं? पूरे में? अच्छा वैसे देख लो, होता है। आप देखो, कलकत्ता से दिल्ली गए, दिल्ली से तमिलनाडु, तो क्या कलकत्ता से तमिलनाडु गए? है बात कि नहीं? इधर से इधर बढ़ा और उधर से नीचे बढ़ रहा, तो क्या चीजें इधर से इधर नहीं बढ़ रही? भाई भारत में यहाँ से यहाँ इधर वाले ज्यादा ताकतवर हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर नीचे वाले। समझ आई बात कि नहीं? तो ऐसे नहीं ताकतवर, नहीं समझ? तो ये चीज हुई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है।
सो इस तरीके से वी विल राइट, दो चीजें आपको लिखनी है जिससे कि टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। तो अब हम ये देंगे कि राइट द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड एंड एक्सप्लेन इट। तो वो डायग्राम तो नहीं बनाना ना, कुछ नहीं बनाना है, बस आपको सिर्फ आपको लिखना है जो फैक्टर्स है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड लिखना है और उसे जस्टिफाई करना है। एटॉमिक रेडियस तो मैं शुरू कर देता हूँ। एक मिनट, देखते हम फिर भी देख सकते हैं। सर मुझे आप लोग पिकोमीटर वाला दिखाया था, एक का वो नहीं करना ना कुछ नहीं, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सर दोनों का? हाँ सर इतने से पेपर में आगे पीछे कर लो ना। स्टेट रीजन करो कि रजिस्टर नेक्स्ट ट्रेंड। तो कल आप इसे तैयार करके आएंगे। सही टेबल लिखने वाले के लिए 100 रुपए का पेन है। हाँ तो कल बस खत्म सर। एफ ब्लॉक भी? हाँ पूरा एफ ब्लॉक भी करते हैं। 9 के बच्चे भी हमारे करते हैं 10 के। जितना करता हो पढ़ना। सर 100 रुपए तो कुछ भी करेंगे। हाँ मतलब आप देखो now next is atomic radius हो गया है। now next we will see that is metallic and non-metallic properties। हमारे जो कैलिफोर्निया के बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी समझो उनके टर्म 1 में क्लास 9 का 8 का बच्चे पढ़ रहे हैं। सुबह क्लास लेता हूँ उनकी 5:30 बजे, क्योंकि वहाँ उस समय शाम होती है। तो ऑनलाइन क्लासेस तो पूरे वर्ल्ड में सब चलती है ना। हाँ तो मतलब हमारी अभी तो शुरू हुई है, हमने शुरू कर दी है। मॉर्निंग का टाइम फ्री रहता है। तो वो उनका टर्म 1 9th है और जो टर्म 2 है वो 10th है और क्लास 8 के बच्चे हैं। और ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर कोई भी चीज़ पूछो तो इतने स्पेसिफिक हैं, सो प्रिसाइज है। वो सब इंडियन ओरिजिन के बच्चे, लेकिन उनकी लैंग्वेज और उनका जो नॉलेज है, जो ग्रिप है सब्जेक्ट पे, हमें लगता है हम पढ़ा रहे हैं ये पहले से ही तो नहीं जानते हैं। ठीक है, क्या हमारा स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड में फर्क है? अच्छा इसका वीडियो बनाते हो? हाँ वीडियो है, वीडियो बना हुआ है, भेज देंगे। वीडियो भेजना सर, देखेंगे। अगली बार वाले भेज देंगे। हम भी देखेंगे। ठीक। तो आप देखेंगे जो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स कैसे। उनका फोन नंबर दे दो। अब देखो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक रेडियस। क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, उनको यहाँ का एक टीचर पर आवर 800 रुपए में ही पड़ जाता है, और वहां पर वो करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब उनका 800 रुपए भी पड़ा तो आप समझिए 24,000 में पढ़ लेंगे महीने का। महीने का 800 रुपए एक क्लास, 1 घंटे का 800 रुपए। तो आप कितना सस्ता है?
यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे, अच्छा बाहर में बहुत सस्ता है 24,000, नहीं तो वहाँ के हिसाब से करेंगे तो 5,000 रुपए क्लास है। सर पैसा ही पैसा सर। नाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रेडियस, ठीक है। सो मेटेलिक रेडियस, व्हाट डज मीन बाय मेटल? मेटल क्या होता है? मेटल, these are having less than 4 valence electron. So those elements which have tendency to lose electron, नॉन मेटल, outermost electron and form cations, ठीक है ना, are known as metal. जो lose करें और cations बनाएं, so those elements which have tendency see to lose outermost electrons to complete their octet and form क्या बनाएं? कैटाइन बना ले। यस कैटाइन का मतलब जैसे Na+ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने तो 2,8 हो गया कि नहीं? 2,8 हो गया, एक दे दिया इसने, 2,8,1 होता है ना, एक देने के बाद 2,8 हो गया। सो टू फॉर्म कैटाइन आर कॉल्ड मेटल्स। ये भी कहा जा सकता है कि Na का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है और Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। So metals have a tendency to lose electron. मेटल की टेंडेंसी होती है। अब नॉन मेटल क्या है? सो नॉन मेटल, those elements which जिनमें हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो दे नहीं सकते। फ्लोरीन है तो आगे बढ़ने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस तरीके से दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सर क्योंकि दे आर डेफिशिएंट बाय 1 or 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उनको तो सिर्फ चाहिए ना। सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हाँ बोलो सर। ये जो सर ये है ना सर, सब ये वाले मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना सर, जितने भी हाँ। सर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी है, मतलब ऐसे मतलब एटॉमिक साइज ये सब नहीं दे रखा उनकी, जो येलो वाले जितने भी है सर मिलाए। जो येलो वाले इनकी दे नहीं रखी क्योंकि ये नैनोग्राम में या पिकोग्राम में बनाए गए हैं, बहुत थोड़े थोड़े एटम, तो उनके बारे में इतने कम है कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और कई तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड भी हैं। तो इस तरीके से ज्यादा उनके बारे में केमिस्ट्री जानी नहीं जा सकती, हम लोग ही नहीं जान पाए, इतना पढ़ लिया एमएससी तक, तो बहुत ज्यादा नहीं जान पाए, तो इसलिए नहीं दे रखी है। तो ऐसे ही डेंसिटी क्या करोगे, अगर 8-10 एटम मिल जाएंगे डेंसिटी क्या जानोगे? अब वो भी नैनो सेकंड तक ही में हाफ हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा निकाला, पता चला जब तक आपने हैस्टियम बनाया वो मिटनेरियम में बदल गया। भाई उसने एक अल्फा निकाल लिया अपने न्यूक्लियस से, उसमें से तो अल्फा बीटा निकल रहा है, 2 प्रोटॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा क्या? इतना नैनो सेकंड में हो गया। नैनो सेकंड में कितना जानो? यूरेनियम रखे रहो, अगर यूरेनियम रखोगे तो 5,000 साल में वो थोरियम में बदल जाएगा, इतने अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो आप समझ लो कि रखे रखे ये बदल जाते हैं, क्योंकि जब सेंटर से न्यूक्लियस से सब में से बगल में ना दो स्टेप लेफ्ट में थोरियम है कि नहीं, 90 to 90 बदल जाएगा। जस्ट एक अल्फा निकाला, 2 प्रोटॉन बन गया थोरियम। ऐसे सब निकाल रहे हैं तो क्या? अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं भाई हीलियम है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल तो मालूम है ना, तो अल्फा निकलते ही वो क्या बन गया? थोरियम। और एक एक निकालते गए तो धीरे धीरे क्या वो थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, खरीद के लाते लाते तक थोड़ा थोरियम मिल रहा है। समझ में आ गई बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? नाउ those elements which have tendency to accept electron to complete their octet and form anions, और क्या बनाते हो? and form
anions are called non metals. ये नॉन मेटल्स हैं. आल्सो देखो इनमें नॉन मेटल्स की ये भी टेंडेंसी होती है कि दे में शेयर आल्सो इलेक्ट्रॉन. ये लिखाया ऐसे जा रहा है, लेकिन जैसे कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन एनायन नहीं बनाता है, वो क्या करता है? शेयर इलेक्ट्रॉन. मेटलॉइड भी शेयर करते हैं, लेकिन जैसे कार्बन हो गया, कार्बन इसमें ऐसा है जो शेयरिंग से करता है, वो बात ठीक है. अब दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. शेयरिंग करते हैं. कार्बन है, शेयरिंग है, CH4 है, सिलिकॉन. हाँ, सिलिकॉन भी है, दैट इज SiH4 ग्रीस सीलिंग. अब जैसे Cl है तो Cl का क्या 287 है और Cl माइनस का क्या है, तो इसमें ये कर लिया कि नहीं. तो इनकी टेंडेंसी है कि जो जितनी रेडली एक्सेप्ट करेगा, द एलिमेंट विच मोर रेडली लूज इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट मेटेलिक एंड द एलिमेंट विच मोर रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट नॉन मेटेलिक. तो कुशाल मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन हुआ और मोस्ट मेटेलिक कौन हुआ? ठीक है. द एलिमेंट, द मेटल्स या द एलिमेंट which have more tendency, which readily donate electron, are more metallic, and the elements which readily, ठीक है, और जो एलिमेंट है विच रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर मोर नॉन मेटेलिक. प्रॉपर्टीज आपको मालूम है मेटल नॉन मेटल की. सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक character down the group and along the period? State reason क्वेश्चन पूछा जाएगा. सर, हाँ सर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कब सिखाओ? क्या सर ये SPDF की सर आपने वो बताया नहीं सर, वो नोबल गैसेस का वो क्यों बड़ा होता है क्या? रेडियस. ये कर लेते हैं, फिर कर लेंगे. सर वो कॉन्फ़िगरेशन 7:30 तक का तो क्लास दोनों का. अरे नहीं सर, कल कर लेंगे. सर कल कर लेंगे सर. ये चलो. सर आप बस रेडियस बता दीजिए, ये वाला कल कर लेंगे. रेडियस अभी समझ लो, 7:10 रेडियस 7:15 तक में रेडियस हो जाएगा. ठीक है, और अभी ये कर लेते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप and along the period? State reason. On moving down the group. सर ये आंसर लिख दो. हाँ. On moving down the क्या क्या चीजें होती हैं? मेटालिक एक्टर्स बढ़ जाता है. क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ता है? हाँ. यस सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्या? हाँ सर. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. तो जब एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, सो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नाउ फारर फ्रॉम द न्यूक्लियस. सर इजीली वो चला जा सकता. तो इसलिए उस पर कोलंबियन अट्रैक्शन भी घट जाता है. आउटर कोई चीज दूर होगी, सन से ही देख लो, अगर प्लूटो दूर है तो उस पर थोड़ी इतना ग्रेविटी लगेगी जितना मार्स पर लगेगी. सर पर प्लैनेट्स लगा लेना आसपास वाले. हाँ. तो अब आप ये समझ लीजिए, तीसरा क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर, ये इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा ना. सो ड्यू टू ए फैक्टर
क्या होगा बताइए? ड्यू टू ए फैक्टर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नाउ फारर फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर हो गया ना, और दूर होने पर क्या उसके ऊपर अट्रैक्शन वही होगा जो पास वाले पे होता है? नहीं होगा, इस पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इस पे कम होगा। ओके, सो ड्यू टू ए फैक्टर, तो इसे तो ए और बी दोनों ही भगाना चाहते हैं। बिल्कुल भगाना चाहते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। सो ए फैक्टर कूलम्बियन अट्रैक्शन। प्रांजल ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है क्योंकि दूर हो रहा है ना। ये होता क्या है? कूलम्ब ने बताया कि प्लस और प्लस चार्ज आपस में क्या करते हैं। जैसे ये देखो कि ये है एक प्रोटॉन और ये क्या है एक प्रोटॉन, इनके बीच में क्या होगा बताओ? रिपल्शन। तो इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बिल्कुल ठीक वैसे ही नहीं है जैसे कि ये कूलम्बियन फोर्स है? सर ये जी इंटू भाई G m1 m2/r² नहीं था? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे कूलम्बियन फोर्स है। और ये चीज है, ये K है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ इसकी वैल्यू है। और इसका नाम क्या कहलाता है बताओ? K, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर आपको चार्ज रखना है और प्लस माइनस मैग्नीट्यूड रखना है, और जो सिमिलर है वो रिपेल हो जाएंगे और बाकी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कूलम्बियन फोर्स है। बताओ आर बढ़ेगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी तो क्या होगा? ये Q1 Q2 है, वो कम हो जाएगी ना फोर्स। तो फोर्स देखो आर डबल कर दो तो 4 गुना कम हो जाएगा। ग्रेविटी की तरह रेडियस से। यस, इनवर्स स्क्वायर लॉ चल रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ जिस पे चलता है वही कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स समझते हो? यस सर। कि जिसके अगेंस्ट काम करो तो हमारा काम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संरक्षित रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गई ना बात? हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया, वो रख दिया, तो क्या हमारा वर्क डन सुरक्षित है 100 साल तक? जो गिराएगा फिर काम ले जब गिरा दो। एसी इतनी मेहनत से ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh की। यही है, तो जिनमें इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा वो सारे फोर्स क्या होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। जिसके अगेंस्ट में काम किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया, वो पेन वापस आ जाएगा क्या? नहीं आया, ये नॉन कंजर्वेटिव है। हमारा काम किया, खो गया, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया, वापस आ जाएगा क्या? यस। चार्जेस को कंप्रेस किया, दूर चला जाएगा क्या? चला ही जाए। तो प्रांजल का कुछ समझ नहीं आया। समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है कि नहीं? तो आशा का अंतर हो जाएगा ना। भाषा का फर्क बात समझ आई कि नहीं? आप ये समझिए ना, जो चीज बेसिक चीज बता रही, फ्रिक्शन के द वर्क डन 9th का है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। वर्क डन अगेंस्ट, आप इधर देखिए, वर्क डन इधर देखो, ठीक है? वर्क डन अगेन ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is lost, it is dissipated in form of heat and energy। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो हाथ भी रगड़ के देखो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका वर्क डन गया, आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट, लेकिन आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली गई? यस सर। और ये योर वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कौन है कंजर्वेटिव फोर्स? क्या ग्रेविटी? हाँ सर। उसके अगेंस्ट में उठा रहे हो तो क्या ये इसमें कंजर्व हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में? यही बात है। यदि आप संरक्षित बल के विरोध में कार्य करते हैं तो आपका किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। समझ में आ गई? योर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉमन चीज है, आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे। तो इसमें क्या एनर्जी ज्यादा आ गई क्या? और वर्क करूंगा और आ जाएगा। तो किस फॉर्म में वो रिपीट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? The energy contained in a body due to its position is called potential energy. Define conservative force. Sir, forces in which we do some work against it and the energy gets conserved in it are known as conservative। Energy gets conserved in form of potential energy or two। हर क्लास में सिखाया जाएगा, आगे भी सिखाया जाएगा, 9th में सिखाया जाएगा। ठीक है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So non-conservative forces are those forces in which the energy is vanished or not conserved in the work done. If we do work against that force, work against that force, potential energy
डिफाइन करूं सर? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जरूरी नहीं है। दैट इज एनर्जी कंटेन्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन, दबा दिया, क्रॉस को खींच लिया, तो किसी में अगर एनर्जी है उसके अपने विशेष आकार की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और पोजीशन की वजह से, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वो एनर्जी क्यों है? क्योंकि कभी ना कभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम किया था, स्प्रिंग को दबाया था, जमा हो गई है। जैसे ही छोड़ोगे, कंस्ट्रेंट्स को हटाओगे, खुल के, समझ में आ गई ना? थोड़ी थोड़ी तो आई होगी। चलो खैर, हमारा ये चक्कर नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि कूलम्बियन फोर्स, जैसा सृजन ने पूछा था, वो समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, दूर जाएगा तो क्या कूलम्बियन अट्रैक्शन कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ड्यू टू ए फैक्टर कूलम्बियन अट्रैक्शन डिक्रीज। दूर जाता जाएगा तो नहीं डिक्रीज होगा, आर बड़ा नहीं होता जाएगा। कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases on outermost electron। अच्छा दूसरी चीज क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हुआ, एंड ड्यू टू बी फैक्टर इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक तो अट्रैक्शन कम हो गया, चले जाओ विदेश, माँ बाप से कितना लगा होगा, चिट्ठी भी नहीं लिखोगे, है बात की नहीं? तो इस तरीके से एंड ड्यू टू बी फैक्टर बी फैक्टर की वजह से क्या होगा? बी फैक्टर की वजह से क्या रिपल्शन बढ़ेगा? इनर सेल वाले क्या रिपेल करेंगे? रिपल्शन आउटर मोस्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं? नीचे चलने पर, फ्रांसियम तक जाने में 6-6 सेल उसे रिपल कर रहा है, भगाने में लगे हुए। एक तरफ तो बेचारा दूर है, अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है, और 6 लोग और भगा रहे हैं। सो ड्यू टू बी फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी लिखना डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप increases, both these contribute, both these factor facilitates for removal of, easy removal of outermost electron। आसानी से उसे निकाला जा सकता है, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी दी, वो निकल गया, इंफिनिटी चला गया, वापस नहीं है, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिग आउट द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इज नोन एज। तो अब इसके बाद दीज टू फैक्टर्स फैसिलिटेट इजी रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो रजत, बात समझ में आ गई कि नहीं? दीज टू फैक्टर्स facilitate easy removal of outermost shell electrons। ये एंड सो जब वो आसानी से करेगा, सो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा प्रांजल की घटेगा? इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि आसानी से निकाल सकोगे। लिथियम में नहीं निकाल पाओगे, लिथियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उसे रिपल कर रहे हैं। अब लिथियम में अब आयोनाइजेशन एनर्जी वहां 512 किलो जूल पर मोल है, और उसको 80 किलो जूल चाहिए। 80 किलो जूल तो आराम से निकाल के लेगा, उसको 512 चाहिए। हाइड्रोजन की तो बात ही छोड़ दो, 1350 इतना छोटा है ना, 34 पिकोमीटर, 37 का। अब ये देखो, इतनी बात कुशा के समझ में आ गई कि रिपल्सन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो आउटर मोस्ट निकल जाएगा। और यही तो मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन निकला, आसानी से निकल सके, क्या यही मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है? Yes, sir। तो इस तरीके से सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन। ये जो चीज है, इस चीज को ईशान आपको ऐसे कैसे बोल के दिखाएंगे?
क्या कौन सी? मतलब why metallic character down the group increases? Sir, as we go down the group, sir, the atomic radius increases and the shielding effect increases. As both are in favor of removing the outermost electron. That's why as we go down the group, the metallic character increases. बहुत अच्छा होता है, सही बात कही कि नहीं? It both favors easy removal of outermost electron. Hence metallic character increases down the group. Now next point is कि बेसिक चीजें आप समझ लेंगे तो गलत कभी भी नहीं होगा कि वास्तव में हो क्यों रहा है। तो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से बता गए। अब देखिए कि नेक्स्ट इज मेटेलिक करेक्टर। ये तो हमने कहा मूविंग डाउन द ग्रुप था क्या? ठीक है। और नेक्स्ट इज मूविंग। सर वो इनर्ट गैस का क्यों हो रहा था, वो तो सर कल ही हो पाएगा। कल हो पाएगा तो कल ही हो पाएगा। हाँ सर। चीजें सिस्टमेटिक चलती रहे, सारे डाउट क्लियर होते रहे, बस बड़ी बात ये है ना। अब इसमें ये चीज नहीं कि पहले दिन नहीं हुआ तो 50 रुपए का पनिशमेंट, वो एक ही नहीं बन रही है, दूसरे दिन में 100 रुपए का बढ़ता जा रहा था। नाउ ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, मूविंग, यश चौधरी बताओ क्या क्या होता होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो। एटॉमिक रेडियस सही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। और भी कुछ है क्या? और कोई फैक्टर तो नहीं होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता तो हम उसे ना लिखें तो भी, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं, ना भी लिखो। शील्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सर बस एक ही है यही है और कुछ नहीं है। हम लिख दें शील्डिंग इफेक्ट सेम है, फिर लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पीछे हमने डुप्लीकेसी की थी, उसका मतलब है क्या कुछ? जो चीज फैक्टर है उसी को लिखो, जो असल कारण, यही बात है कि नहीं? तो यही लिखना, उसमें भी वो हटा सकते हो पॉइंट, वो जो शील्डिंग इफेक्ट करने मतलब ही नहीं, तो क्यों नहीं? अब इसी में आ जाएगा। सो रिड्यूस हो रहा है, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, छोटा होता जा रहा है कि नहीं? तो क्लोजर आ जाएगा तो उससे क्या होगा बताओ? कोलम्बियन फोर्स से बढ़ेगा कि कम? सो अच्छा, एक चीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है, एक और चीज लिख रहे हैं, बताओ उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? इफेक्टिव, एक तो न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और साथ में जेट इफेक्टिव का बढ़ना। सेंटर में देखो 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, एफ तक जाते जाते 9 प्रोटॉन। अब वही देखो, उसी सेकंड सेल वाले को 9 प्रोटॉन खींचे और उसी सेकंड सेल में लिथियम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 खींचे, तो बताओ किसको ज्यादा प्रोटॉनों का सुख मिला? फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में देखो 2 7 है, सेकंड सेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में कितना है बताइए? तो बताइए यहां पर इसके पास क्या 3 प्रोटॉन है, और यहां पे कितने आ गए? 9 प्रोटॉन है। तो बताओ इस केस में किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7 9 खींच रहे हैं। लिथियम में नहीं ज्यादा है, लिथियम में इस पर इसको 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और इसकी 9 माएं हैं, बुला रही हैं, तो वो आपस उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? सो इस तरीके से ये जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सो हियर वी कैन से व्हाट इज इंक्रीजिंग। सर पर वो एक ही इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन्स की पावर थोड़ी मिल रही है सर, एक के बाद तो कम हो जाएगा। दो रिपेल कर रहे हैं, 3 अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा होगा 1 प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, 2 रिपेल कर रहे हैं, समझ में आई बात की नहीं? 9 अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर भी मैंने 4.5 क्यों बोला? आपकी वजह से, क्योंकि आपने कहा था कि जो उसके साथ वाले हैं
कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ सेम सब्सटेंस सेम सेल, उसकी वजह से 2-3 प्रोटॉन पावर अंतर से 4.5 का वो पार आया इसको। आप कहोगे नहीं 7 का रखो, 2 का रिपल्सन 9 का अट्रैक्शन तो 7 हुआ, लेकिन मैंने 7 नहीं बोला। एक तो दूर हो गया और दूसरी बात उसके अपने ही साथियों का रिपल्शन, तो कितने का आया उस पर 4.5। जो भी हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे बढ़ने पे बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। उसके सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। सो आप सिंपली भी लिख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अगर आपको इफेक्टिव में डिस्कंफर्ट है तो समझ गए हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्लियरली दिख रहा है ना, इंक्रीजेस। नाउ ड्यू टू these factors, outermost electron is more closer to nucleus and tightly bonded to it. सर आउटर मोस्ट है ये और छोटा होगा, हमने बड़ा बना दिया है। क्यों? क्योंकि आगे चलने पे क्या छोटा होता जाएगा, तो क्या वो और टाइटली बॉन्डेड होगा? सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर भी लिख सकते हो, या प्रॉक्सिमिटी क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड feel much Coulombian attraction. ठीक है, and it is difficult to remove outermost electron. जब इतना अट्रैक्शन हो रहा है and it becomes difficult. आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों में है कि नहीं है? सर आपने पढ़ा दिया था, इसमें डेटा नहीं दिया ना। सर नहीं है सर, डिफिकल्ट टू रिमूव, तो पढ़ा दिया तो एक बार फिर से बता ही दीजिए। आउटर कल वो कल हो जाएगा। आउटर मोस्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव, रादर इट इज रेडी टू रिसीव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट। एक तो निकालना मुश्किल और दूसरा क्या होगा, इसके विपरीत ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है। यही तो कौन सा कैरेक्टर है बताओ? ठीक है, तो मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, तो हम नॉन मेटेलिक की बात ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, ये करेंगे कि आगे चलने पे डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर घटता चला जा रहा है। सही है ना? देखो ये चीज आप ये देखिए कि प्रांजल कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा जब ये बताएंगे, इससे पता चलेगा कि गुड लर्निंग, गुड लिसनिंग इज ओनली गुड लर्निंग, ये चीज पता चलेगी। सो मेटेलिक कैरेक्टर along the period decreases, घटता चला जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि लीबे बकनॉफ में सबसे ज्यादा कौन मेटेलिक है? सर सबसे ज्यादा सर रेडियम ये है लीबे बकनॉफ लिथियम, क्योंकि घटता जा रहा है। सही है कि नहीं? तो इसलिए ये मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, लीना के जब CS फॉर्म में फ्रांसियम सबसे ज्यादा, हाँ सर मेटालिक, तो इधर बढ़ा, तो मेटेलिक कैरेक्टर। अब यहां से आप दिल्ली पहुंचे कलकत्ता से, अपनी तमिलनाडु संपर्क के यहाँ तो ये बताओ मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सर इधर फ्रांसियम फ्रांसियम। तो ये आप किस स्टेट के हैं संपर्क? सर चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई इल्ले कर इतनी बात समझ में आ गई? सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इतनी बात समझ। 2 लाइन बता दो उस जाते जाते। सर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस और सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
तो दो लाइन मतलब वो नहीं बता। अच्छा वो बता देख बैठो ठीक से बैठो। सर इसमें क्या होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है सर वो ज्यादा क्लोज होते हैं मतलब वो मतलब टाइटली बॉन्ड होते हैं सर और एक और And it becomes difficult to Difficult to remove. ठीक है दो लाइन चलिए बोल रहा है। ओके थैंक यू श्रेयान दो लाइन बोल रहा है। ओके वेलकम और